नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। हाथरस की घटना के बाद विपक्ष ने भाजपा की घेराबंदी तेज कर दी है और उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश में सत्याग्रह शुरू कर दिया है और इस मामले में कांग्रेस की आगामी रणनीति के संबंध में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जानकारी देते हुए बताया कि आज मोदी व योगी के संरक्षण में देश में जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां पर दलितों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है, साथ ही महिलाओं का उत्पीड़न भी किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने कहा कि दलितों व महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी चुकाएगी। और धस्माना ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उत्तराखंड में भी 5 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन पर सोई हुई सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के सत्याग्रह पर बीजेपी ने पलटवार किया और बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सत्याग्रह राजस्थान में करना चाहिए जहां कानून व्यवस्था पटरी से उतर रही है। देखिए, पूरे देश में मोदी जी के संरक्षण में, योगी जी के संरक्षण में, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के संरक्षण में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां गरीब लोगों पे और विशेष तौर पे दलित लोगों पे जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार का महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है, ये बहुत घृणित है। ऐसा कभी आजादी के बाद से लेकर अब तक नहीं हुआ। हाथरस में जो घटना हुई वो एक सामान्य घटना नहीं है। सामान्य इसलिए नहीं है कि पुलिस ने उसको पूरी दबाने की सरकार के इशारे पर रफा दफा करने की कोशिश करी और जब रफा दफा नहीं कर पाए, जब वो एक्सपोज हो गया तो पीड़ित परिवार से लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा। ऐसा पहली बार हुआ कि 164 का बयान लड़की का हो गया और 164 के बयान में उसने गैंगरेप की बात कही हो और पुलिस का एडीजी कह रहा हो कि रेप हुआ ही नहीं। पुलिस का एडीजी जो है वो कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट है क्या? वो मेडिकल एक्सपर्ट है जो ये कह रहा है कि रेप ही नहीं हुआ? इस तरह का बयान देना, अभी ट्रायल कहां हुआ? एक लड़की ने आरोप लगाया और उस लड़की मर गई, उसकी हत्या हो गई और उसके बाद पुलिस जिस प्रकार से उसको बचाने में लगी है, पूरे अपराधियों को जिस प्रकार का संरक्षण प्राप्त है, ये देश में आज तक ऐसा उदाहरण नहीं मिला। देखिए, कांग्रेस को सत्याग्रह राजस्थान में करना चाहिए जहां उनके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही हैं और बलात्कारों के केस के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस यूपी में आकर नौटंकी करना चाहती है और उनके राष्ट्रीय नेताओं ने वहां इस प्रकार की नौटंकी करने का प्रयास किया और पूरे देश में उनकी जग हसाई हुई, उन्हें उससे सबक लेना चाहिए और विषय को समझ के, विषय की गंभीरता को समझ के राजस्थान सरकार को चेताना चाहिए कि अपने राज्य में इस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की समस्याओं से निपटने में मजबूती दिखाएं। तो यूपी के हाथरस बलरामपुर में गैंगरेप और हत्याकांड के विरोध में जुलूस प्रदर्शन का सिलसिला जारी है और इसी क्रम में आज बसपा के कार्यकर्ताओं ने लश्कर में बालावली तिराहे पर इकट्ठा होकर यूपी पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर नगर में जुलूस निकाला और कार्यकर्ताओं ने मनीषा के हत्यारों को फांसी दिलाए जाने की मांग की और साथ ही बलरामपुर की बेटी को भी इंसाफ दिलाए जाने की मांग की गई। और बसपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से देश भर में जनघन्य अपराधों की बाढ़ आ गई है। कार्यकर्ताओं ने हत्यारों को फांसी दिए जाने और पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी विधिवत कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की और इस बाबत कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपा। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ आज पूरे भारत के अंदर किसान भी रो रहा है, मजदूर भी रो रहा है, एक पढ़ा लिखा नौजवान भी रो रहा है, एक माँ भी रो रही है, एक बेटी भी रो रही है, क्योंकि पुलवामा अटैक में जो शहीद हुए थे आज तक उसकी कोई सीबीआई जांच नहीं हुई। ये किसी सीबीआई जांच नहीं करते। अगर कोई लड़की किसी मंत्री की होती या किसी नेता की होती तो आज मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे जो हिंदुओं की रक्षा करने वाले आरएसएस कहाँ है, करणी सेना कहाँ है, बजरंग दल क्या है? अगर ये इज्जत, ये बलात्कार किसी एक मुस्लिम भाई ने किया होता तो आज भारत के अंदर नहीं पाकिस्तान के अंदर ज्वाला खड़ी कर दी थी, क्योंकि ये लोग टारगेट करते मुसलमान और दलितों को। आज ये सेना कहाँ गई, आरएसएस आज कहाँ गई, हिंदू दल आज कहाँ गया, कहाँ गया आज ये हिंदुत्व के रखवाले? मेरा तो मानना यह है कि अगर सरकार
कि बस की नहीं सरकार चलानी तो छोड़ दीजिए, गद्दी के लिए हमारी बहन जी है, क्योंकि बहन जी उत्तर प्रदेश को काफी दिनों से, पिछले 20 सालों से 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके, बहुत ही अच्छी तरीके से सरकार चलाई है। बहुजन समाज पार्टी के लक्सर विधानसभा और खानपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता आज जो हाथरस और बालमपुर में घटनाएं घटी है उनके विरोध में हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देना है और हमारी मांग है कि जो भी जल्लाद हैं जिन्होंने इस जगह को किया है उन्हें फांसी मिले और जो पीड़ित परिवार है उसे आर्थिक। तो हाथरस जिले में शर्मसार हुई घटना को लेकर देश भर में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। वहीं दिनेशपुर नगर पंचायत में भी सफाई कर्मचारी एवं वाल्मीकि समाज ने एक दिवसीय धरना जो है वो यहां पर किया है और प्रदर्शन कर रहे इन लोगों से हमारी दिनेशपुर संवाददाता सुष्मिता पाल से खास बातचीत हुई है। क्या कुछ इनका कहना था, चलिए देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुए शर्मसार घटना को लेकर पूरे देश भर में धरना का माहौल जारी है। मैं इस वक्त खड़ी हूँ नगर पंचायत दिनेशपुर में, जहाँ पर लोग धरना पर बैठे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं इनकी। ये जो घटना हुई है इसमें आप जिम्मेवार किनको मानती हैं? वहाँ की पुलिस प्रशासन जितनी भी है वो है वहाँ के जिम्मेदार। योगी वहाँ के डीएम, योगी वहाँ के जिम्मेदार हैं। ये जी हमारी देश की बेटी के साथ ऐसा हुआ है, बहुत गलत हुआ है हमारी बेटी के साथ। हम उनसे कड़ी से कड़ी उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को बेटी है और न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो हम सड़कों पे उतर जाएंगे, चक्का जाम कर देंगे, भूख हड़ताल कर देंगे। हमें न्याय नहीं मिला तो हमारी बेटी के साथ जो हुआ है हमको बहुत दुख है उस बात को लेकर। उसको उनको उन दरिंदों को फांसी लगनी चाहिए। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं की जाती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम सड़कों पर उतर जाएंगे, हम भूख हड़ताल कर देंगे, हम चक्का जाम कर देंगे, हम पूरे देश में सड़ाव खाना फैला देंगे, डीएम का ऑफिस तक कुछ सड़ा देंगे हम, जो हमारी मांगे पूरी नहीं करी तो, उनके चारों को फांसी नहीं हुई तो। हमारी देश की बेटी के साथ बहुत गलत हुआ ये, हमें उनको जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए चारों को। योगी सरकार के राज्य में ऐसा हुआ, पुलिस प्रशासन ने उनकी, मीडिया वाले तो लोग वहाँ नहीं जाने दे रहे। मीडिया गर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी पूरे भारत के अंदर। इनका कहना यह है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो ये धरना प्रदर्शन आगे जारी रखेंगे। अपने सहयोगी बादल के साथ मैं सुष्मिता पाल, JK24 न्यूज। तो काशीपुर में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए बलात्कार व हत्या की मामले को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों और सफाई सेवकों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस घटना के दोषियों को फांसी देने के साथ तत्काल जिलाधिकारी, SSP समेत थाना पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की और अपनी इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी दिया। हो रहा है नगर निगम के सफाई कर्मचारियों द्वारा या अन्य लोगों द्वारा। वो हाथरस के चंदपा गांव में जो वाल्मीकि बिटिया मनीषा थी, उसकी जो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी मृत्यु हो गई है, उसको मार दिया गया। उसके जो दरिंदे हैं उनको फांसी के संबंध में मांग के लिए दिया गया और वहाँ के जिलाधिकारी को और SSP को बर्खास्त करने की मांग की गई है। जब से जो योगी और मोदी की सरकार आई है, पूरे जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर गुंडा राज हो गया, जंगल राज हो गया और किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। किसी जाति धर्म से मतलब नहीं है, बेटी बहन बेटी सबकी है, किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। वो हाथरस के चंदपा गांव में जो वाल्मीकि बिटिया मनीषा थी, उसकी जो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी मृत्यु हो गई है, उसको मार दिया गया। उसके जो दरिंदे हैं उनको फांसी के संबंध में मांग के लिए दिया गया और वहाँ के जिलाधिकारी को और SSP को बर्खास्त करने की मांग की गई है। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए जनघन्य अपराध से नाराज आज नगर पंचायत के वाल्मीकि समाज और सफाई सेवकों ने प्रदर्शन किया। नगर पंचायत परिसर में एक दिवसीय हड़ताल के दौरान वाल्मीकि समाज और सफाई सेवकों ने इस घटना के दोषियों को फांसी और पीड़ित परिवार को सुरक्षा के साथ साथ मुआवजा देने की भी मांग की। हड़ताल तो सिर्फ ये है न्याय के लिए। एक लड़की है हमारी और वो लड़की है हाथरस की और जिसका नाम मनीषा है, उसके साथ बलात्कार किया, उसकी जीभ काटी और उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ी और मीडिया को वहाँ अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। 3-4 दिन से कैद कर रखे हैं वो घर में। इस विषय में हमारी एक दिन के लिए एक हमारे वाल्मीकि समाज की और सफाई कर्मचारी की, पूरे प्रदेश की और उत्तराखंड की एक दिन की हमारी हड़ताल है। बस
मांग ये करते हैं उनको 3-4 जो लड़के हैं उनको फांसी की सजा होना चाहिए और उसके परिवार को पूरी सुरक्षा और पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। उधर सितारगंज में भी हाथरस मामले को लेकर नगरपालिका की मैरिज हॉल में उत्तराखंड देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और धरने में शामिल पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने कहा कि हाथरस में वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ जो घटना हुई है वह निंदनीय और चेतावनी भी उसको लेकर दी गई कि अगर जल्द सरकार इस घटना के आरोपियों को कड़ी सजा नहीं दे पाई तो वह उत्तराखंड देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। उसके साथ पहले रेप किया गया, फिर निर्मम उसकी हत्या कर दी गई और जो है कि वहाँ की सरकार उसकी कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही और जो है कि जो उसके आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ठोस तरीके से नहीं कर रही है। आज पूरे उत्तराखंड में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ जो है उसने पूरी उत्तराखंड के अंदर आज कामकाज अपना ठप कर दिया है। 1 दिवसीय इनका कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम को मैं पालिका अध्यक्ष भी पूर्ण रूप से समर्थन देता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर शीघ्र इसमें ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो हमारी नगरपालिका का पूरा बोर्ड जो है देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के साथ है और अपने परिवार के साथ है और हम इन लोगों के साथ आगे भी इस तरीके का आंदोलन करेंगे। योगी सरकार, तानाशाही सरकार जो उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने जो मुख्यमंत्री चुने हैं, ये वाल्मीकि समाज के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं और समस्त दलित लोगों के साथ इन्होंने उत्पीड़न किया है। हम इन्हें आगाह करना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द मनीषा के हत्यारों को इन्होंने ठोस निर्णय नहीं लिया तो हमारा समस्त वाल्मीकि समाज सड़कों पर आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इसीलिए मोदी सरकार को हम आगाह कर रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द चारों आरोपियों को फांसी की सजा नहीं हुई तो इसकी जिम्मेदारी योगी सरकार की होगी। तो देहरादून में भाजपा के कार्यालय के निर्माण कार्य जल्द शुरू होने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी पार्टी प्रवक्ता विनय गोयल ने आज देहरादून में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से भाजपा के प्रदेश कार्यालय के निर्माण की योजना पर काम चल रहा है और अब 17 अक्टूबर को नवरात्रि के दौरान कार्यकाल के निर्माण कार्यालय का शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यालय का शिलान्यास भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बहुत दिनों से हमारे प्रदेश कार्यालय का निर्माण की प्रक्रिया लंबित है और उसके लिए हम प्रयास कर रहे थे। अब कोशिश है कि इस नवरात्रों के शुरू में उस कार्यालय का शिलान्यास हो जाए। तो टिहरी में डोबरा चांठी पुल पर आवागमन की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन की अगुवाई पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और प्रतापनगर के पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी ने की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से डोबरा पुल को खोलने की मांग की और इन लोगों के अनुसार पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार लोड टेस्टिंग के नाम से भी लोगों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को बड़ी गाड़ियों को छोड़कर छोटी गाड़ियों को पुल पर चलने की अनुमति देनी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। शहीदों को याद करने का दिन है। इस अवसर पर डोबरा चांठी पुल को तैयार हुए लगभग 3 महीने हो गए। इसके ऊपर लगातार कंपनी के बाहरी वाहन आवागमन कर रहे हैं और इस बीच में जिला प्रशासन और पुनर्वास ने प्रतापनगर जाने के लिए जितनी नाव लगी हुई थी वो सब बंद कर दी। कोरोना के संकट काल में प्रतापनगर में कई जगह वायरल फीवर फैला हुआ है और लोगों को डॉक्टर के पास और इन सबको वहां से पैदल आना पड़ता है सिराई में नई टिहरी के लिए। ऐसी परिस्थिति में जब पुल तैयार है और इनके वाहन आवागमन कर रहे हैं, हमारा जिला प्रशासन से राज्य सरकार से आप उद्घाटन करिए, आपका स्वागत है। लेकिन प्रतापनगर के लोगों की क्या खता है, क्या गुनाह है जिनके लिए ये पुल बन रहा है, उनके लिए ये क्यों नहीं खोला जा रहा है। कम से कम आवश्यक सेवाएं
चाहे वो बीमार व्यक्ति को लेकर हो, चाहे वो आपके 108 सेवा को लेकर हो, चाहे वहाँ की छोटी गाड़ियों को लेकर हो, चाहे वह स्कूटर मोटरसाइकिल के, उनकी अनुमति तत्काल राज्य सरकार को देनी चाहिए। सरकारें जो है एक पुल नहीं बना पाई, अब पुल तैयार है। अरे भाई आप इसके ऊपर लोगों को आने जाने दो, आप बड़ी गाड़ियों को न जाने दो, कम से कम जो स्कूटर है, 2 व्हीलर है, जो 4 पहिया वाहन है, एम्बुलेंस है, उसको तो आने जाने दे सकते हो। अपना टेस्टिंग आप जारी रखिए, लेकिन इसीलिए कि आप उसका राजनीतिक फायदा लेना चाहते हो। आपने ठीक है उसमें पैसा दिया होगा, कोई आपका योगदान नहीं है। योगदान है तो सुप्रीम कोर्ट का है, विक्रम सिंह नेगी जी का है, यहाँ के लोगों का है जिन्होंने पुनर्वास की लगाई लगी तब ये पुल स्वीकृत हुआ है। और अगर आप उसका जो है, जैसे आप कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, उस तरह की भावना से टिहरी के लोगों के ऊपर अगर कुठाराघात करना चाहते हो तो यहाँ के लोग उसको सहन नहीं करेंगे। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अब बैंक भी आगे आ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान के तहत आज रानी पोखरी में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिसमें बैंक के अधिकारियों द्वारा किसानों और गांव के लोगों को सरकार की आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार द्वारा जो योजना शुरू की गई है इसके बारे में जानकारी दी गई। और इस अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक के डीजीएम देहरादून में उन्होंने बताया है कि इस अभियान का उद्देश्य बैंक द्वारा संचालित तमाम योजनाओं की जानकारी देना है, ताकि किसान, व्यापारी और आम लोग सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठा सके और आत्मनिर्भर बन सके। मेन उद्देश्य है जो हमारी जो ग्रामीण जनता है उनको उन्नतिशील बनाना है, और जो अगर उनको बैंक की स्कीम्स का जो बेनिफिट नहीं मिल रहा, जो हमारे कृषक भाई हैं या छोटे छोटे जो लघु उद्यमी हैं, उन तक बैंक की विभिन्न योजनाओं को पहुंचाना है और उनका लोन सेंक्शन करना है। डिफरेंट स्कीम्स में लोन पास किए गए हैं, जैसे केसीसी, डेयरी, और इसके अलावा जो अपना एमएसएमई के लोन उनके सेंक्शन किए गए हैं, तो अपना वो तुरंत उसको अवेल कर सकते हैं बैंक। बिल्कुल 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 जो सरकार का जो मेन उद्देश्य है, जो आत्मनिर्भर का उनका जो प्रोग्राम है। अगर वैसे कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को, किसानों को या जो पशुपालन वाले हैं या जो किसान से संबंधित लोन वगैरह लेते हैं, उनकी जानकारियाँ मिलेगी इससे। और अगर ये इस तरह से कैंप हमेशा लगाते रहें और बैंक में भी अगर इस तरह की जानकारी ये प्रत्येक लोगों को देते रहें, तो आने वाले समय में अच्छा फायदा मिलेगा किसानों को भी, लोगों को भी। हाँ, मैंने अभी जब मेरे को बोलने का मौका दिया था तो मैंने यही चीज़ बोली है कि एक तो ये जानकारियों के लिए आप अलग से केबिन रखें, क्योंकि वहाँ पर सही ढंग जानकारी नहीं मिल पाती, आपका भी काम ज़्यादा रहता है और सही लोगों को। तो बागेश्वर नगर में शिल्प कला केंद्र कलाजय का शुभारंभ किया गया और इस केंद्र में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रिंगाल और चीड़ के बगैट के उत्पाद बनाने पर गुर सिखाए जाएंगे और लोकल को वोकल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को कला शिक्षक डॉक्टर हरीश सिंह दफोटी धरातल पर उतरने को लगे हैं और उनके इस प्रयास की देश में और दुनिया में खूब प्रशंसा हो रही है। और डॉक्टर हरीश दफोटी ने बताया है कि केंद्र में रिंगाल और बगैट के समाजवटी जो सामान है और फैंसी उत्पादन है उससे बनने के जो गुण हैं वो सिखाए जा रहे हैं और इन चीजों को सीखकर युवा आत्मनिर्भर बनने को अग्रसर हो रहे हैं और उनका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को इस मुहिम से जोड़ना है ताकि लोग इस कला को सीखकर अपने जीवन को सफल बना सकें। उन्होंने शासन, प्रशासन और आम जनों से इस कार्य को बृहद रूप करने के लिए भी अपने स्तर पर सहयोग करने की अपील की। वहीं बागेश्वर के विधायक चंदन राम दास ने भी डॉक्टर हरीश सिंह दफोटी के नाम की जो काम है उनकी सराहना की और लोकल को वोकल बनाने के लिए भी उन्हें बधाई दी। कलाजय शिल्प केंद्र यहाँ पर भागीरथी में आप विधिवत रूप से आज इसका उद्घाटन हुआ है। डॉक्टर हरीश दफोटी जी का यह प्रतिष्ठान है। नई कलाकृति और भारत के प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत है उसके अंदर जो लोकल को वोकल बनाने की जो संदेश दिया था, उनका नेतृत्व डॉक्टर हरीश दफोटी जी और उनके जो शिष्य हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पर हो रहा है। और जो यहाँ की स्थानीय मटेरियल है, बगेट है, रिंगाल है, जो पिरूल है, जो अन्य चीजें हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, इनके द्वारा विभिन्न कलाकृतियां यहाँ पर बनाई जा रही हैं और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी एक अनोखा प्रयास
डॉक्टर दफोटी और उनके सहयोगियों द्वारा किया जा रहा है। मैं उनको आज के दिन इस विधिवत उद्घाटन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं कलांजय के माध्यम से अपने जितने भी पूर्व छात्र थे उनको एक मंच प्रदान करने की कोशिश की है, ताकि यहाँ के जो वेस्ट मटेरियल है जैसे बकेट और रिंगार, इनके द्वारा वो कलाकृतियों का निर्माण कर सकें और अपनी आजीविका करके अपना आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन एक शुरुआत करना आसान होता है, इसको आगे ले आना, उसमें पूरे समाज का, पूरे समस्त क्षेत्रवासियों का भी योगदान बहुत ज़रूरी है, जनप्रतिनिधियों का और सिस्टम का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे सहयोग मिलता रहा तो मैं चाहूँगा कि इसमें और भी बच्चे जुड़ें और भी लोग इससे लाभ कमा सकें, ताकि कलांजय का जो लक्ष्य है, मोटो है, वो पूरा हो सके। तो बाजपुर ब्लॉक परिसर स्थित सभागार में बाल विकास परियोजना के तत्वाधान के अंतर्गत पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह के रूप में मनाए जाने पर आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं वहां पर उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और पोषण माह के अंतर्गत पूरे ब्लॉक में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के गांव-गांव जाकर गर्भवती महिलाओं को पोषण के 5 मंत्रों की जानकारी भी उनके द्वारा दी जा रही है। ये 5 मंत्र पौष्टिक आहार, पहले 1000 दिन और एनीमिया की रोकथाम, स्वच्छता और साफ सफाई, डायरिया का प्रबंध और इसके अलावा कार्यकर्तियों ने क्षेत्रीय भाषाओं में गाना गाकर और नुक्कड़ नाटक कर महिलाओं को जागरूक किया। बाल विकास परियोजना अधिकारी के द्वारा पोषण माह में अच्छे कार्य करने पर कुछ कार्यकर्तियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सितंबर से 30 सितंबर तक बाजपुर ब्लॉक में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत हमारे उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का सम्मान समारोह आज यहाँ रखा गया था। उनको पुरस्कृत करने का इसमें कार्यक्रम था। माननीय मुख्य अतिथि महोदया ब्लॉक प्रमुख द्वारा और हमारे खंड विकास अधिकारी द्वारा इन सभी के सहयोग से इन कार्यकर्तियों को सम्मानित किया गया है। साथ ही इनको पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र और अन्य चीज़ें दी गई हैं। इनके द्वारा जिस प्रकार यह कार्य किया गया है, यह हमारे मनोबल को आगे ऊंचा उठाए, आगे हम और बेहतर कार्य कर सकें, इसके लिए इसके अंतर्गत आप पुरस्कार वितरण। तो राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले वर्ष देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में 100 बेड के नए भवन का शिलान्यास किया था और उस समय मुख्यमंत्री के इस अस्पताल का निर्माण कार्य 15 अगस्त 2020 तक पूरा करने की बात कही थी। लेकिन मुख्यमंत्री के वादे के बावजूद भी आज तक इस अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। वहीं अस्पताल के निर्माण कार्य की देरी को लेकर जिला अस्पताल की CMS डॉक्टर भागीरथ जंगपांगी कोरोना महामारी का कारण बताया है और उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी मजदूर अपने घरों को वापस चले गए थे, जिसके कारण अस्पताल का निर्माण कार्य बाधित हो गया और उन्होंने कहा कि दिसंबर 2020 तक अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इनके अकॉर्डिंग जो है 15 अगस्त को बिल्डिंग तो पूरी होनी थी और 100 बेड अस्पताल जो बन रहा है काफ़ी एडवांस, उसमें जो है डायग्नोस्टिक सेंटर से लेके वहाँ पे ICU का निर्माण और बर्न वार्ड सारी फैसिलिटी तैयार होना था। लेकिन जो है कोरोना काल में जो सारे जो है बिहारी जो वर्कर्स है वो चले गए थे घर और उनके 25% जो है वर्कर्स आए थे, लेकिन अब आ गए काम 50% से ऊपर, तो काम तेज़ी से चल रहा है। दिसंबर की उन्होंने बता रखे, दिसंबर लास्ट तक। तो गदरपुर में युवा कांग्रेस द्वारा कंबोज धर्मशाला में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने की है और बैठक में शहर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और इस अवसर पर सुमित्र भुल्लर ने कहा कि गदरपुर क्षेत्र में युवा कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के प्रयास में ये बैठक की गई और आज नगर कार्यकारिणी का भी यहां गठन किया गया। उन्होंने सभी युवा कांग्रेसों के जो सदस्य हैं, कांग्रेस के सदस्यों से आह्वान आज किया गया और वे प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने और कांग्रेस की नीतियों को आगे लाने के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे, इस तरह से बातचीत भी की गई। संगठन का विस्तार करते हुए दिनेशपुर में नगर के अध्यक्ष, गदरपुर ब्लॉक के अध्यक्ष और अपने कुछ कर्मठ साथी जैसे हमारे संदीप बराड़ जी हैं, शिवम भेड़ जी हैं, हमारे और साथी हैं, अमन शर्मा जी हैं और हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनको हमने जिम्मेदारी दी है जिले में और संगठन का विस्तार किया है। और इन लोगों के हमें उम्मीद है कि आप जिम्मेदार साथी सब सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे और संगठन की ताकत को बढ़ाएंगे और जो यहाँ के ऐसे राजनेता हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनका ध्यान जनता की सेवा से ज़्यादा गुंडागर्दी और पुलिस के दुरुपयोग पर है, ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है।
तो हरिद्वार के ज्ञान गोदरी गुरुद्वारे की जमीन को लेकर सिख समुदाय में भारी रोष है। अपनी इस मांग को लेकर हरिद्वार में सिख समुदाय पिछले 4 वर्षों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें सेवाएं आश्वासन के कुछ नहीं मिल रहा है। यानी सिर्फ और सिर्फ उन्हें आश्वासन दिए जा रहे हैं। और सिख समुदाय के लोगों के अनुसार उन्होंने हरीश रावत सरकार और वर्तमान की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार से भी इस मामले को लेकर कई बार मुलाकात की, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन ही मिला। उन्होंने कहा कि वे इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुरुद्वारे की जमीन को लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनके साथ वहां पर भी कोई भी जो आश्वासन है वही दिया गया, कोई भी बातचीत नहीं हुई। उन्होंने सरकार से जल्द गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारे को जमीन का आवंटन करने की मांग की, ताकि समुदाय के लोग भव्य गुरुद्वारे का निर्माण कर सके। कि पहले जो हरीश रावत जी की सरकार थी, उनके पास जब भी हम डेपुटेशन लेके गए और उनको हमें सारे जो पहले माइनॉरिटी कमीशन द्वारा शासित पारित किए गए थे सब उनको डॉक्यूमेंट दिखाए, तो उन्होंने कहा था कि जल्दी हम इस संबंध में शासन आदेश इशू करके आपको वो जो आवंटित प्लेस है उसको जल्दी दे दिया जाएगा। लेकिन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी के अंदर सारी गुरु नानक नाम लेवा संगत इस संघर्ष में अभी तक भी लगी हुई है। और केंद्र क्या, उत्तर प्रदेश सरकार क्या, उत्तराखंड सरकार क्या, सबसे हमने कितनी बार अनगिनत बार विनम्र प्रार्थनाएं की, उनसे मीटिंगें की, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं है। तो गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर चमोली के गोपेश्वर में स्थित शहीद पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी चमोली स्वाति एस भदौरिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। और इस अवसर पर जहां राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, वहीं जिलाधिकारी ने कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। गांधी जयंती के अवसर पर जो रामधुन का गायन हुआ और सभी ने अपने विचार भी रखे, और उसके पश्चात यहाँ पे कलेक्ट्रेट म्यूजियम बनाया गया था, पहाड़ी संग्रहालय, जिसमें कि हमारे जो रिकॉर्ड रूम थे और उसमें जो कल्चरल हेरिटेज के जो वैल्यू वाली चीज़ें थी उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। और कई सारे लोगों ने भी और जो हमारी एंटीक चीज़ें थी वो भी यहाँ पे दी हैं, उनको भी डिस्प्ले किया गया है, जिससे हमारी पहाड़ी संस्कृति को समझने में और उसको जीवित बनाए रखने में बहुत ही मदद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।